हेलो बच्चों, हम पुनः हाजिर हैं एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्लास 10th की साइंस का पोर्शन है ये। तो पहले हम ये देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आप लोग मैग्नेट तो जानते होंगे, चुंबक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, जिसमें निकेल होगा, कोबाल्ट होगा या आयरन होगा, उसको आकर्षित करेगा, वह चुंबक होता है। तो ये मेरे पास एक दंड चुंबक है। दंड चुंबक का मतलब छड़ के आकार का चुंबक या सीधा चुंबक। चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। जो समान ध्रुव होते हैं वे सदैव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। चुंबक के ध्रुवों को आप काटकर अलग नहीं कर सकते। अगर इसको आप काट देंगे तो भी इसमें दो ही ध्रुव होंगे। आप इसके ध्रुव को काट के अलग नहीं कर सकते हैं। इस चुंबक को तोड़ तोड़ कर आप परमाणु के आकार का बना देंगे तो भी इस चुंबक में दो ही ध्रुव रहेंगे। सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी मैग्नेट। अर्थात किसी भी चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व कभी भी संभव नहीं, हमेशा रहेंगे, दो रहेंगे। जैसे आप लोग स्लीपर चप्पल खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, तो वह पेड़ के रूप में होते हैं ना, वो अलग अलग नहीं आते हैं। ऐसे ही ये हमेशा साथ में ही रहेंगे। एक मैंने लिया है चुंबकीय सुई। यह एक चुंबकीय सुई, इसको कहते हैं मैग्नेटिक नीडल। अगर इस सुई को थोड़ा सा और पास लेके जाएंगे तो यह चुंबक उसको क्या करेगा, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। इसमें भी दो ध्रुव होते हैं चुंबकीय सुई में। तो यह बड़ा वाला चुंबक छोटे चुंबक को जहां तक आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा, वह जो क्षेत्र होगा इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाए। तो चुंबकीय समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं? यह एक चुंबक है, इसका एन सिरा और ये एस है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होते हैं जो चुंबक के एन सिरे से निकलकर एस सिरे में प्रवेश करते हैं और बंद निष्कोण वक्र बनाते हैं। जैसे अगर चुंबकीय सुई लें, चुंबकीय सुई को अगर मैं यहाँ रखूंगा, चुंबकीय सुई को यहाँ रखूंगा, तो चुंबकीय सुई का जो यस वाला सिरा होगा, यस वाला सिरा वह इस तरफ होगा, यस होगा, इधर यन होगा। उस चुंबकीय सुई को उठाऊंगा, छोटा गोला लगाऊंगा, इसके बाद यहाँ पर एक मैं डाट बिंदु बना दूंगा। इसी प्रकार से ऐसे रखते रखते हुए जाऊंगा चुंबकीय सुई को। अंत में चुंबकीय सुई का जो यन वाला सिरा होगा वह इधर होगा और यस वाला सिरा ऐसे घूम जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इन सबको हटा के ऐसे सबको मिला दूंगा, सब डाट को आपस में मिला दूंगा। चुंबकीय बल रेखाएं खींचना, तो इन सबको मिलाऊंगा ऐसे करके, तो ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ये अंदर से होते हुए पूरा आएगा ऐसे। इसी प्रकार से और भी लाइनें खींच सकते हैं हम। ये लाइनें सब, ये भी अंदर से होते हुए जाएगी लाइन, सब लाइनें अंदर से होते हुए जाएंगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलकर दक्षिणी सिरे में प्रवेश करते हैं और बंद निष्कोण वक्र बनाते हैं। तो ये काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं हैं, यह से निकल के पूरा यस से अंदर जाते पूरा बंद निष्कोण वक्र बनाएंगी।
चुंबक के किनारों पर ये जो रेखाएँ हैं पास-पास हैं और बीच में दूर-दूर हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह ज़्यादा किनारों पे सबसे कम होगी। इसका आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक दंड चुंबक लेते हैं, इस दंड चुंबक को हम लोहे से भरे बुरादे में, इस दंड चुंबक को, यह एक पात्र है, यहाँ पे लोहे का बहुत सारा बुरादा रखा हुआ है। यह लोहे का बहुत अधिक मात्रा में बुरादा रखा हुआ है। यह लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण या बुरादा कह सकते हैं। अगर इस दंड चुंबक को यहाँ मैं डाल दूंगा, दंड चुंबक को, और जब इसको मैं निकालूंगा इस दंड चुंबक को, तो मैं ये देखूंगा कि ये जो चूर्ण है यह किनारों पर खूब चिपका होगा। लोहे का जो बुरादा है किनारों पर खूब चिपका रहेगा ऐसे दोनों ध्रुवों पर, और बीच में बहुत ही कम रहेगा या नगण्य रहेगा। इससे यह पता चलता है कि किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है, जबकि मध्य में सबसे कम होती है। चुंबकीय बल रेखाओं कुछ गुण हैं। चुंबकीय बल रेखाएं यन से निकलकर यस में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद निष्कोण वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के सिरों पर उनकी सघनता अधिक होती है, अर्थात वहां पर तीव्रता अधिक होती है, बीच में कम होती है। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है। जैसे मैंने जो भी चित्र दिखाया हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं कोई लाइन किसी लाइन को ऐसे काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि यदि काट देगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो रेखाएं होंगी। उस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और स्पर्श रेखा ये बताएंगे कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं, अर्थात बिंदु बी पर, यही पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि एक इधर एक इधर है। या इसी को दूसरे साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है ए, जैसे मैं कह दूं एक व्यक्ति है ए, मैंने उसको देखा 9 बजे पूर्व दिशा में जाते हुए, और कोई कह दे नहीं नहीं मैंने देखा 9 ही बजे पश्चिम दिशा में जाते हुए। क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो विभिन्न दिशाओं में जा सकता है? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है। हमारा न्यू टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता क्या है, पहले समझ लेते हैं। जब किसी चालक तार में धारा बहती है, उस टर्डे का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक चालक तार है, इस चालक तार में धारा आई बह रही है। यदि इस चालक तार के अत्यंत निकट किसी चुंबकीय सुई को लाएं तो वह चुंबकीय सुई धारा के बहने से विक्षेपित होती है, और यह चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होगी जब कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकला हुआ था कि धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसकी दिशा किधर होगी? उसके लिए एक है फ्लेमिंग का नियम, और वह है फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम। बायां हाथ, यदि हम अपने बाएं हाथ की दोनों अंगुलियों अंगूठों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। ये अंगूठा है, ये पहली अंगुली है तर्जनी और दूसरी अंगुली है मध्यमा। तीनों को ऐसे फैलाना है आपको। कह रहे हैं यदि यदि यह जो पहली वाली अंगुली है, ये जो तर्जनी, इसको पहली अंगुली या तर्जनी कहते हैं, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, दूसरी अंगुली जिसको मध्यमा कहते हैं धारा की दिशा को बताए, जो अंगूठा होगा वह चालक पर लगने वाले बल या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये कुछ ऐसे तीनों लंबवत हैं, तीनों के बीच का कोण कितना है? 90 है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, धारा इधर बह रही है, तो जो अंगूठा है वह बल की दिशा में होगा, अर्थात चालक पर बल अंगूठे की दिशा में लगेगा। तो यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसको हम कहते हैं, इस वाली अंगुली को कहते हैं मध्यमा, इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी, और ये है अंगूठा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, इसको बताया था बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने। एक अल्पांश धारावाही चालक तार है, एक अल्पांश धारावाही चालक तार है, उसकी लंबाई हमने लिया है ए और बी। इस चालक तार की जो लंबाई है वह लंबाई है डी एल। इससे
थीटा कोण पर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है और इस चालक तार में बह रही है धारा I। इसमें बह रही धारा, ये दूरी है R, यही है बिंदु P जहाँ निकालना है। चालक की अल्पांश लंबाई है dl। ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यह चालक में बहने वाली धारा I की अनुक्रमानुपाती होगा। इसका तात्पर्य होगा धारा I ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा। जैसे चुंबक छोटा है, चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, चुंबक बड़ा होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा होगा। दूसरा है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चालक की लंबाई की अनुक्रमानुपाती है। लंबाई बढ़ा देंगे चुंबक बड़ा हो जाएगा तो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। तीसरा, यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह इस अल्पांश दूरी के मध्य बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती है। यदि कोण ज्यादा, यह कोण ज्यादा होगा तो थीटा का मान 90 अंश अधिकतम, तो उसके लिए वैल्यू 1 होती है। थीटा ज्यादा तो डी भी ज्यादा होगा। और चौथा है, यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह इस खंड से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये दूरी ज्यादा होगी, मान लीजिए यहाँ कहीं निकालना है, चूंकि दूरी बढ़ गई तो तीव्रता भी वहां क्या होगी, बढ़ जाएगी। नियम 1, 2, 3 व 4 से ये होगा dv प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर। तो ये होगा dv बराबर μ0 अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर। यही है अल्पांश धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पे, बिंदु P पर। यदि इसकी दिशा बतानी है हमको तो इसके लिए एक है बाएं हाथ की हथेली का नियम। इसके लिए है दाएं हाथ की हथेली का नियम। अपने दाहिने हाथ को ऐसे फैलाना जो अंगूठा है वह धारा की दिशा में हो और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हो जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हथेली की धक्का देने की जो दिशा होगी वह दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये अंगूठा धारा की दिशा में है, अंगुलियां उस बिंदु की तरफ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना, धक्का ऐसे अंदर की तरफ देंगे। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये यहाँ पे यह होगा, इसको दिखाएंगे क्रॉस से, क्योंकि एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। यह तीर का चिन्ह है। अब ये तीर का चिन्ह अगर ऐसे ये बोर्ड के अंदर जाएगा, तीर का आपको कौन सा भाग दिखेगा, तीर का ये वाला भाग दिखेगा। ये वाला भाग दिखने का मतलब मैंने ऐसे पूरा करके कर दिया, ये हो गया। इसको पढ़ते हैं क्रॉस। इसका मतलब होता है कि बोर्ड या कागज के तल की लंबवत अंदर की तरफ यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे कोई बिंदु लिया होता उतनी ही दूरी पर, दूरी मान लीजिए यह आर ही होती यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता डीबी डैश, उसकी दिशा कैसे होती। तो हमको अंगूठी को रखना है धारा की दिशा में और अंगुलियां रखनी है उधर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हथेली को धक्का से बाहर की तरफ देंगे। यानी अगर हमारे पास कोई तीर होता, ये तीर होता या ऐसे बोर्ड के पीछे से आगे आता तो हमको उसका डाट दिखता, नोक दिखता। यहाँ पे जो होगा ये होगा डाट। इस डाट का मतलब हुआ, इसको पढ़ेंगे डाट। डाट का मतलब है कागज या बोर्ड के तल की लंबवत बाहर की तरफ, और क्रॉस का मतलब है कागज या बोर्ड के तल की लंबवत अंदर की तरफ। μ0/4 पाई जो है एक नियतांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसमें हम μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये जो नियतांक है μ0/4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर। इस म्यू नॉट को कहते हैं, इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट, म्यू नॉट, या आप म्यू जीरो कहते हैं क्योंकि नॉट का मतलब जीरो होता है। यह है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। यह जो बी है यह चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, मात्रक होता है इसका टेस्ला। यह इसका और भी मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी इसका मात्रक होता है। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ।
कल फिर हम पुनः हाजिर होंगे एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यह जो टॉपिक मैंने बताया है, यह क्लास 10th में भी है और यह क्लास 12th में भी है। यह क्लास 10th के और क्लास 12th दोनों के सिलेबस में है और दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है।